पर इसलिए किया था कि उनकी जो त्रुटियां हैं उनको सही करने के लिए। त्रुटियां मतलब कुछ जो मिस्टेक है उसमें जो या कुछ चीज़ गलत जुड़ी है उनको सही करने। चलो एक व्यक्ति ने बताया कि संविधान में कुछ त्रुटियां हैं उनको सही करने के लिए। कोई और बताए? कोई और बताए? आर्टिकल है 300, ठीक है 68। एक व्यक्ति ने बोला कि संविधान में कुछ त्रुटियां हैं उनको सही कर देंगे। क्या इन्होंने सही बताया? एक चीज बताओ, क्या हम लोग अपने लिए कोई कानून बनाएंगे तो हम लोग गलत बनाएंगे? क्या जानबूझकर कुछ गलती करेंगे? हाँ, ये हो सकता है कि जब वो कानून बना तब उसकी प्रासंगिकता नहीं होगी, वर्तमान में उस कानून की प्रासंगिकता कुछ कम हो गई, तो उस विधान को प्रासंगिक बनाने के लिए हम उसमें संशोधन करते हैं। एक उदाहरण हम लोग देखें, जब भारत का संविधान बना तो हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग आधार पर विभेद के प्रतिषेध की बात की गई। मतलब किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए। ये जब संविधान बना उस समय कोई तो प्रासंगिक था, लेकिन हमको ये लगा कि इस अनुच्छेद में कुछ बातें छूट गई। जैसे इसमें महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया। अगर हम भारत की परिस्थिति को देखें तो भारत की परिस्थिति में महिलाओं और बच्चों की स्थिति अन्य लोगों की तुलना में थोड़ी सी कमजोर होती है। दूसरी बात, भारत में पिछड़े वर्ग के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। इसमें एक बात और जोड़ी गई कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग राज्य उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ये राज्य कब कर पाया? जब राज्य ने संविधान में संशोधन किया। तो हमको क्या दिखाई देता है कि संविधान को वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक और उपयोगी बनाने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। हम ये नहीं कहेंगे संविधान में कुछ छूट गई, हाँ ये कहेंगे कि संविधान में कुछ छूट गया था, उसको उसमें कुछ नई चीजों को जोड़ने के लिए हमको संविधान में संशोधन करना। क्लियर है? अब हम छूट नहीं कहेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि उस समय कुछ चीजें प्रासंगिक नहीं हो, वर्तमान में प्रासंगिक ना हो। जैसे हम लोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को देखें और 31 को देखें, जिसमें हमारे संपत्ति के अधिकार की बात की गई है। आर्टिकल 19 और 31, इसमें संपत्ति के अधिकार की बात है। ठीक है? जब संविधान बना होगा तो इस संपत्ति के अधिकार की आवश्यकता संविधान में नहीं होगी। जो संविधान निर्माण कर रहे थे उनको लगा होगा कि भाई ये अधिकार व्यक्ति को होना चाहिए, लेकिन कुछ समय बाद ये लगा कि अगर हमने व्यक्ति को ये अधिकार दिया तो फिर मालूम पड़ा कि किसी की कोई निजी संपत्ति है, वहां से सरकार को सड़क बनानी है और वो व्यक्ति उस संपत्ति को देने से मना कर दे, वो कहते कि नहीं हम ये संपत्ति नहीं देंगे, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो फिर क्या हुआ कि संविधान संशोधन के द्वारा व्यक्ति के इस अधिकार को निश्चित किया गया और इसको विधिक अधिकार बनाया गया। विधिक अधिकार बनाया गया, ठीक है? जब संविधान बना होगा तब इसकी प्रासंगिकता रही होगी, आज इसकी प्रासंगिकता नहीं। अगर हम विश्व के संविधानों को देखें तो विश्व में 3 प्रकार के संविधान दिखाई देते हैं। संविधान के प्रकार अगर हम देखें तो 3 प्रकार हैं। एक प्रकार जो है वो लचीला संविधान है। जो दूसरा प्रकार है वो कठोर संविधान है, और जो तीसरा संविधान है वो कठोर और लचीले का समन्वय है। कठोर प्लस लचीले का समन्वय।
कठोर प्लस लचीले का समन्वय है ना। जो लचीला संविधान होता है, यहाँ पर जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है, साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पर संविधान संशोधन होता है। जो लचीला संविधान होता है, यहां पर क्या होता है, यहां पर जो साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया होती है उसके माध्यम से यहां पर संविधान संशोधन होता है। जैसे ब्रिटेन का संविधान है, उसको हम लोग लचीला संविधान कहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहां पर देखें तो लचीले संविधान में संशोधन होने की जो प्रक्रिया है, इसको हम लोग कहते हैं, दो बातें यहां पर होंगी, उपस्थित सदस्यों का बहुमत, ठीक है। एक कंडीशन हो गई उपस्थित सदस्यों का बहुमत, और जो दूसरी कंडीशन होगी उपस्थित प्लस मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। देखो यहां पर दो बातें, मालूम पड़ा कि सदन की कुल संख्या कितनी है, 500 है। वैसे तो 543 है भारत में, हम मान लेते हैं 500। 500 में से पहली कंडीशन फुलफिल करने के लिए कितना चाहिए हमको, आधे से एक अधिक। क्या लिखा है, उपस्थित होने वाले सदस्यों का बहुमत, यानी 500 में से 251 सदस्य अगर उपस्थित हो गए तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ। दूसरी कंडीशन फुलफिल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ये जो संख्या है 251, इसके आधे से एक अधिक। 251 का आधा कितना होगा, लगभग 125 होगा, 125.5 होगा, उससे एक अधिक 126.5, यानी कि 127 से 126। यानी कि अगर 126 अथवा 127 सदस्य पक्ष में मतदान कर दिए तो हम क्या कहेंगे कि संविधान में संशोधन हो गया। जो लचीले संविधान की बात कर रहे हैं, हम लचीले संविधान की बात कर रहे हैं, अभी लोग भारत के संविधान की बात नहीं कर रहे हैं। जो भारत का संविधान है वो कठोर और लचीले संविधान का समन्वय है। यहाँ पर संशोधन की जो प्रक्रिया है उसमें साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया को लिया जाता है, विशेष कानून निर्माण की प्रक्रिया को लिया जाता है, प्लस आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन की बात यहाँ पर की जाती है। क्लियर है, तो ये हमारा साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया है। साधारण बहुमत की बात ये। अब जो दूसरी बात आती है, जो दूसरी बात आती है वो बात आती है विशेष बहुमत अथवा कठोर संविधान की बात। ठीक है, विशेष बहुमत अथवा कठोर संविधान की बात आती है। जब हम कठोर संविधान की बात करते हैं तो हम यहाँ पर दो बातों पर करते हैं, दो नहीं तीन बातें करते हैं कि पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि कुल सदस्य संख्या का बहुमत, कुल सदस्य संख्या का बहुमत, कुल सदस्य संख्या का बहुमत। क्या मतलब इसका हुआ कि अगर हमारी सदस्य संख्या 500 है तो 500 में से हर स्थिति में कम से कम 251 सदस्य होने चाहिए, कुल सदस्य संख्या का बहुमत। ये हमारी पहली कंडीशन है। जो दूसरी कंडीशन है वो है उपस्थित और मत देने
वाले सदस्यों का 2/3 होगा। देखो जो विशेष बहुमत की हम बात कर रहे हैं, एक चीज जान लेना, स्पेशल मेजोरिटी और टोटल मेजोरिटी में अंतर है। भारतीय संविधान में जो पूर्ण बहुमत की बात की गई है, टोटल मेजोरिटी की जो बात की गई है, वो सिर्फ और सिर्फ एक जगह है। कोई बताएगा कहां पर है? जब हम राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं तो वहां पर टोटल मेजोरिटी की बात की गई है, पूर्ण बहुमत की बात की गई है। और कहीं भी पूरे संविधान में ये पूर्ण बहुमत शब्द का प्रयोग नहीं है। पूर्ण बहुमत का प्रयोग नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कहां है? आर्टिकल 61 में है। जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है, इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पूरे संविधान में सिर्फ एक है, बाकी सब जगहों पर विशेष बहुमत है। विशेष बहुमत में हमने क्या देखा कि दो बातें हैं, कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3। अब जरा इसको हम गणितीय तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा समझना आसान। क्या होगा कि पहली कंडीशन क्या लिखी है? कुल सदस्यों का बहुमत। मान लिया लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 500 मान लेना है। वैसे तो 543 है, हम 500 मान लेते हैं। पहली कंडीशन के लिए क्या होगा? कुल सदस्यों का बहुमत कितना होना चाहिए? इसके आधे से अधिक, यानी कि 251। एक कंडीशन फुलफिल हो गई, जो दूसरी बात कही गई है कि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3। दूसरी कंडीशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि 500 का 2/3 निकालना पड़ेगा। 500 का 2/3 निकालना पड़ेगा, लगभग 400 के करीब होगा। ठीक, फिर एक कंडीशन हो गई। इसमें भी दो कंडीशन है ना। जो हमारा दूसरा भाग है, दूसरे भाग में भी दो कंडीशन है, ए है और बी है। जो ए कंडीशन है वो क्या है? 500 में उपस्थित सदस्यों का बहुमत, यानी कि 500 का 2/3 बहुमत कितना हो गया? उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। हमको 500 में देखना होगा कि 2/3 सदस्य उपस्थित हुए कि नहीं। 500 में 2/3 सदस्य 50 होंगे। ठीक है, अब हम दूसरी कंडीशन पर बात करेंगे, मत देने वाले सदस्यों का 2/3। हम इस 400 की संख्या को देखेंगे, इसका 2/3 निकालेंगे, ये लगभग कितना होगा? 300। लगभग कितना होगा? ठीक है, लगभग की बात कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे। हमको 3 कंडीशन दिखाएगी। पहली कंडीशन क्या है कि कुल सदस्य संख्या का बहुमत 500 का लगभग 200 क्या होना है। दूसरी कंडीशन हम क्या देखेंगे? उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। उपस्थित सदस्य कितने हैं? उपस्थित सदस्य मालूम पड़ा कि 500 का 2/3 कितना होगा? लगभग 400 होगा। फिर 400 का 2/3 निकालेंगे, लगभग 300 हो जाएगा। ठीक, अब इतनी कंडीशन हो गई तो हमारी ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई है। लेकिन इसमें एक चीज और है, 2 इज ग्रेटर देन 1, यानी जो यहाँ पर जो मत निकल करके आए हैं, इनकी संख्या इससे ज्यादा होनी चाहिए। अब जरा देखो, ये जो 300 की संख्या है, ये 251 से ज्यादा है या कम है? कंडीशन फुलफिल की नहीं। अगर इस प्रकार से कहीं बहुमत होता है तो उसको हम लोग कहते हैं विशेष। हम लोगों ने टोटल मेजॉरिटी की बात की, तो एक चीज हम लोग और देख लें। हम लोग जरा एक चीज और देखते हैं, वहां पर एक चीज खत्म हो जाती है। हम यहाँ पे क्या कहते हैं? सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। लेकिन जब पूर्ण बहुमत की हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि लोकसभा का 2/3 बहुमत, राज्यसभा का 2/3 बहुमत। यहाँ पे उपस्थित और मत देने वाली बात नहीं। अब अगर हम देखें राज्यसभा की संख्या कितनी है? 250।
लगभग कितना आ रहा है 6 और लगभग कितना आ रहा है 250 में से लगभग 166। जरा 500 का निकाल के देखो, इसका 543 से निकाल के देखो कितना आ रहा है, 1 हो गया। लगभग कितना आ रहा है, हमको क्या दिखाई दे रहा है, ये संख्या उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों से ज्यादा है कि नहीं। मतलब कहने का यह है कि जब हम पूर्ण बहुमत की बात करते हैं तो पूर्ण बहुमत की जो प्रक्रिया है वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया से करनी है। इसका प्रयोग हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पूरे संविधान में एक जगह किया है, वो राष्ट्रपति का जब हम लोग महाभियोग की प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं तब हम लोग पूर्ण बहुमत शब्द का प्रयोग करते हैं, बाकी पूरे संविधान में कहीं भी पूर्ण बहुमत शब्द का प्रयोग नहीं है। तो ये तो विशेष बहुमत और साधारण बहुमत था। इसके आधार पर जब हम लोग अपने संविधान को देखते हैं तो हमको क्या दिखाई देता है, लचीला, कठोर प्लस कठोर और लचीले का समन्वय। अगर हम भारत में देखें तो जो संविधान में परिवर्तन होता है वो इस प्रक्रिया से भी होता है, इस प्रक्रिया से भी होता है, दोनों को मिला करके इस प्रक्रिया से भी होता है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो भारत में जो साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया है उस कानून निर्माण की प्रक्रिया में एक तो हम लोग संविधान में स्थान नहीं देते हैं, संविधान संशोधन में स्थान नहीं देते हैं। अगर हमको वहां पे परिवर्तन करना होता है तो लोग इस विधि का प्रयोग करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं साधारण बहुमत वाली प्रक्रिया। जब हम लोग संविधान संशोधन की बात करते हैं तो यहाँ पर संविधान संशोधन में दो बातें होती है, एक तो विशेष बहुमत, दूसरी बात होती है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक आधे से अधिक राज्यों का अनुसरण, आधे से अधिक राज्यों का अनुसरण। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो हमारे संविधान के अधिक भागों में जो संशोधन होता है वो विशेष बहुमत की प्रक्रिया से होता है। हमारे संविधान में ज्यादातर भागों में जो परिवर्तन होता है वो विशेष बहुमत की प्रक्रिया के द्वारा होता है, जिनको हम संविधान में नाम नहीं देते। लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे भी हैं जहां पर हमें विशेष बहुमत का हम प्रयोग करते ही करते हैं, साथ में हमको आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होती है। अगर हमको फंडामेंटल एफडी में एफआर में मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को बोलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या 9वीं अनुसूची, इनमें अगर परिवर्तन करना है तो हम सिर्फ और सिर्फ विशेष बहुमत का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर हमको इनमें परिवर्तन करना होगा तो हम सिर्फ और सिर्फ विशेष बहुमत का प्रयोग करेंगे। लेकिन जो हमारी ये वाली कंडीशन है, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुसरण, तो हमको यहाँ पर ये देखना होगा कि संविधान के उन भागों जिनका प्रभाव केंद्र और राज्य दोनों के संबंधों पर पड़ता है, अगर हम उन भागों में संशोधन करते हैं, भाई संविधान बहुत से रूप से ऐसा है जिनका प्रभाव केंद्र पर भी पड़ेगा, राज्य पर भी पड़ेगा। अब हम कहते हैं कि
कि यहाँ पर विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन होगा, तो फिर राज्यों की वहां पर भूमिका क्या है? हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। पहले कह दिया गया कि राज्य केंद्र के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, केंद्र राज्य के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, जब देश में सामान्य परिस्थितियां होंगी। संशोधन सामान्य परिस्थितियों में होता है, तो कुछ अनुच्छेद ऐसे होंगे जिनका प्रभाव केंद्र पर भी पड़ेगा, केंद्र पर भी पड़ेगा और राज्य पर भी पड़ेगा, दोनों पर पड़ रहा है। ठीक है, तो हमको क्या होगा कि ऐसी परिस्थिति में हमको दोनों का समर्थन लेना होगा। हम इनका भी समर्थन लेंगे, इनका भी समर्थन लेंगे। इनका समर्थन कैसे होगा? हम क्या देखेंगे कि विशेष बहुमत की जो प्रक्रिया है वो कहाँ चल रही है? केंद्र की संसद में चल रही है, संसद में चल रही है ना। ये विशेष बहुमत की जो प्रक्रिया है वो केंद्र के द्वारा हो रही है। आधे से अधिक राज्यों में अनुसमर्थन की बात है कि जो ये वाली जो प्रक्रिया है वो मालूम पड़ा कि भारत में 30 राज्य, 30 का कितना हो गया? 15 हो गया। आधे से अधिक का मतलब क्या हो गया? 16 हो गया। तो जब तक 16 राज्यों की विधानसभाएं इस संशोधन के पक्ष में नहीं होगी तब तक ये वाली प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। क्लियर है? तो जो जहां संविधान के कुछ भाग ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव केंद्र और राज्य दोनों पर पड़ता है, ऐसी परिस्थितियों में हमको जब हम संविधान संशोधन करते हैं तो हमको संसद के द्वारा तो विशेष बहुमत का प्रयोग किया ही जाता है, साथ में राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा भी वहां पर अनुसमर्थन लिया जाता है। लेकिन ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पर जो राज्यों का जो अनुसमर्थन होगा साधारण बहुमत के द्वारा होगा कि विशेष बहुमत के द्वारा होगा? साधारण बहुमत होगा कि विशेष बहुमत होगा? साधारण बहुमत होगा। ठीक है, साधारण बहुमत होगा। तो ये हमारी संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। हम जरा देख लें कि इस विधि में हम लोग किन अनुच्छेदों का संशोधन करते हैं। जैसे अगर कुछ मामले ऐसे हैं जिनका संबंध केंद्र और राज्य से संबंधित होता है तो हम लोग आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन की भी हम लोगों को अपेक्षा होती है। दूसरी बात है अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, चाहो नोट कर लो, नोट कर लो। विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा संविधान संशोधन में विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन के उदाहरण वाले अनुच्छेद। विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन वाले उदाहरण के अनुच्छेद। केंद्र और राज्य से संबंधित मामले, अगर केंद्र और राज्य के विषयों में हमको कोई संशोधन करना हो, कोई अनुच्छेद ऐसा है जिसका प्रभाव केंद्र राज्य संबंध पर पड़ रहा है, तो हमको विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। समझ में आया है कि नहीं? अगर ना समझ में आया तो ये बात पूछ सकते हो। दूसरा पॉइंट, आर्टिकल 54, 55, 73, 162, 241, संविधान के भाग 5 का अध्याय 4, भाग 6 का अध्याय 5, 7वीं अनुसूची, आर्टिकल 80, 81, आर्टिकल 80 और 81। इसमें जरा कुछ पॉइंट नोट कर लो। नोट करके लगा लो। पहला पॉइंट देखो, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किसी भी सदन में पहले रखी जा सकती है। संविधान
में पहले प्रारंभ की जा सकती है। किसी भी सदन में पहले प्रारंभ की जा सकती है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर बाध्यता नहीं है कि लोकसभा में पहले शुरू होती है कि राज्यसभा में पहले शुरू होती है। जहाँ पे धन विधेयक की बात होती है, हमको मालूम है कि धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ उसका प्रारंभ लोकसभा में हो सकता है, राज्यसभा में नहीं। लेकिन यहाँ संविधान संशोधन विधेयक की बात होती है तो इसको हम लोग लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में पहले प्रारंभ कर सकते हैं। इसके लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। देखो, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। देखो, संयुक्त बैठक क्या होती है? जैसे मालूम पड़ा कि किसी साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया के संदर्भ में जहाँ पे साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, उस प्रक्रिया में कोई विधेयक को पारित करना है और उस विधेयक को लेकर के लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध है, तो फिर वहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। एक प्रांगण में सबको बैठा दिया जाता है और कहा जाता है कि अब आप मतदान करें। भाई, विधेयक में संशोधन का आधार क्या होता है कि दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना चाहिए। अब मालूम पड़ा कि एक सदन को पारित करके भेज रहा है, दूसरा सदन उसको पारित नहीं कर रहा। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा तो फिर क्या होगा कि दोनों सदनों की कुल संख्या को एक मान लिया जाएगा। मालूम पड़ा कि लोकसभा में 500 सदस्य थे, राज्यसभा में 250 सदस्य थे। दोनों सदस्यों को जोड़ दिया जाएगा, संख्या कितनी हो जाएगी? 7.5। अब 750 में से हमको बहुमत प्राप्त करना होगा, यानी कि लगभग 375 सदस्य अगर पक्ष में मतदान कर देंगे तो वो विधेयक पारित माना जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त अधिवेशन। क्लियर है? अगला पॉइंट लिखो। संविधान संशोधन की प्रक्रिया की शुरुआत संसद में ही होगी। संविधान संशोधन की प्रक्रिया की शुरुआत संसद में ही होगी, राज्य विधानमंडल में नहीं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया की शुरुआत संसद में ही होगी, राज्य विधानमंडल में नहीं। जरा इसका थोड़ा सा एक समझ लो। हम लोगों ने क्या देखा कि जहां पे कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं कि विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन। जब हम अनुसमर्थन की बात करते हैं तो वहां पे राज्य के विधानमंडल द्वारा भी उसको पारित होना चाहिए। लेकिन ये प्रक्रिया बात की है, इसके बाद की जब संविधान संशोधन संसद से हो जाएगा तभी वो राज्यों के विधानमंडल के पास जाएगा। ऐसा नहीं कि राज्यों के विधानमंडल के द्वारा हम उसको शुरू करें, ऐसा हम नहीं कर सकते। एक पॉइंट और लिख लो। संविधान संशोधन के संदर्भ में भारत में जनमत संग्रह का प्रावधान नहीं है। भारत में संविधान संशोधन के संदर्भ में जनमत संग्रह का प्रावधान नहीं है। भारत में संविधान संशोधन के संदर्भ में जनमत संग्रह का प्रावधान नहीं है। अगला पॉइंट है कि भारत में संविधान में कहीं भी संशोधन हो सकता है। भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संशोधन हो सकता है, लेकिन संशोधन करते समय हमको मूल ढांचे का ध्यान रखना होगा। क्या हुआ था कि 1973 में केशवानंद भारतीवाल आया था। केशवानंद भारतीवाल आया था, उसमें जब इस बात पे प्रश्न उठा कि संविधान में संशोधन करना उचित नहीं है, उचित है अथवा अनुचित है, तो वहां पर एक निर्णय किया गया कि हम पूरे संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकते हैं, लेकिन हम संशोधन करें तो हमको इस बात का ध्यान रखना होगा कि संशोधन करते समय कहीं ना कहीं हम संविधान के मूल ढांचे में तो परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। मूल ढांचा क्या होता है? जिस पर कोई विवाद खड़ी होती है उसको हम लोग आधारभूत संरचना बोलते हैं। तो हमारे संविधान के आधारभूत संरचना